नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ कुत्ते की वफादारी भाग 2 में। बच्चों, पिछले सेशन में हमने इस कहानी में जाना कि लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता होता है और वह अपने स्वामी के प्रति वफादारी पूरी तरह से निभाता है। लाखा एक बंजारा होता है, इसीलिए कुत्ता दिन रात उसके पड़ाव की रखवाली करता है और लाखा भी अपने कुत्ते को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने के कारण उसे सेठ के पास पैसे उधार लेने पड़ते हैं और उन उधार रुपयों के बदले सेठ के पास अपने कुत्ते को गिरवी रखना पड़ता है। आज हम इससे आगे की कहानी जानेंगे। हम ये जानेंगे कि प्राणों के समान प्यार करने वाला स्वामी क्यों अपने कुत्ते की जान ले लेता है। उसे बाद में अपनी गलती पर पछतावा भी होता है और वह कुछ ऐसा करता है कि आज भी दुनिया उसको याद करती है। इसके अलावा आज बच्चों हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। संज्ञा की परिभाषा एवं संज्ञा के कुछ प्रकार समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। इकाई 3 कुत्ते की वफादारी। बच्चों, कहानी आगे शुरू करें उससे पहले चलिए एक बार फिर से जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमने आगे क्या क्या देखा था इस कहानी में। तो पिछले सेशन में हमने लाखा नाम के बंजारे के बारे में जाना कि वह लाखों का व्यापार करता था। वह गांव से शहर, शहर से गांव माल सामान बेचा करता था। उसका व्यापार लाखों में था, इसीलिए उसे सभी लाखा बंजारा कहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ। उसे सेठ के पास रुपए उधार लेने जाना पड़ा और उस उधार के बदले सेठ ने लाखा बंजारे को अपने प्रिय कुत्ते को गिरवी रखने को कहा और लाखा बंजारा द्वारा अपने प्यारे कुत्ते को सेठ के यहाँ अमानत के तौर पर छोड़कर चले जाना व्यापार के लिए दूसरे शहर। चलिए अब इससे आगे की कहानी जानते हैं। लाखा बंजारा सेठ के पास उधार लिए रुपयों के बदले अमानत के तौर पर अपने प्रिय कुत्ते को छोड़कर चला जाता है दूसरे शहर व्यापार के लिए। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो गए मतलब वहां से भाग गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, मानो कह रहा हो सेठ से कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठाकर ले गए हैं। कुत्ते की आवाज सुनकर सेठ उठ गया और जब सेठ ने देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रह जाना मतलब चकित हो जाना। सेठ को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके यहाँ पर चोरों ने चोरी करी है। उसका सारा कीमती सामान चोर उठाकर ले गए हैं। वह बहुत चकित हो गया था। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा, मानो उसे कह रहा हो अपने साथ चलने के लिए। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की तो खुशी का पार नहीं था। खुशी का पार न होना मतलब बहुत खुश होना। बच्चों, यहाँ उस कुत्ते ने अपनी वफादारी साबित की। उसने चोरों का पीछा किया था। उसे वो जगह पता थी जहां चोरों ने माल छिपाया था। उसने सेठ की धोती को पकड़कर खींचा और अपने साथ चलने को कहा।
सेठ उसके पीछे पीछे चल दिया और कुत्ता उसी जगह ले जाकर सेठ को खड़ा करता है जहाँ चोरों ने माल छिपाया होता है और अपने पैरों से मिट्टी खोदता है और सेठ को उसका सारा सामान वहाँ मिल जाता है। सेठ बहुत खुश होता है। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगता है, मानो कुत्ते को शाबाशी दे रहा हो, उसका धन्यवाद कर रहा हो। सेठ कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गया, उस पर मोहित हो गया। सेठ कुत्ते की वफादारी को देखकर इतना खुश था कि घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखी लाखा के नाम। उसने सारी घटना उस चिट्ठी में लिख दी थी और कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कुत्ते से कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। मुक्त हो मतलब तुम आज़ाद हो। सेठ कहना चाहते थे कि मैंने तुम्हारे मालिक का सारा कर्जा माफ़ किया है और मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तुम अब अपने मालिक के पास जा सकते हो। कुत्ता बहुत खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने जल्दी जल्दी भागने लगा। मानो कुत्ते के तो पर लग गए हो। कुत्ता जल्दी जल्दी भागते हुए उसके मालिक की तरफ जा रहा था। इधर लाखा बंजारा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। बहुत सारा रुपया लाखा बंजारा ने कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। किस रास्ते से बच्चों? जिस रास्ते से कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए आ रहा था। तो लाखा बंजारा उधार ली हुई रकम सेठ को वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते से उसका वफादार कुत्ता उससे मिलने के लिए आ रहा था। लाखा ने दूर से अपने कुत्ते को आते हुए देखा। यानी लाखा जब रास्ते से आ रहा था तो उसने दूर से कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। खुश होने की बजाय लाखा अपने कुत्ते से नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, मतलब कुत्ते ने उसकी बात नहीं रखी, उससे बेवफाई की। बेवफाई यानी विश्वासघात किया। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? लाखा ये सारी बातें सोचने लगा कि कुत्ते ने विश्वासघात किया, उसने मेरी बात नहीं रखी और वह सेठ को छोड़कर मेरे पास भाग आया। वह सोचने लगा कि सेठ को अब क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह लेके सेठ के पास जाऊंगा। इसके बाद लाखा ने आव देखा न था, बिना सोचे समझे बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। उसने कुत्ते पर लाठी से हमला कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा, जिसमें सेठ ने लिखा था, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है, इसीलिए खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। ये पढ़कर लाखा चकित हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह हक्का बक्का रह गया कि ये क्या हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, मैंने क्या कर दिया, यह मैंने क्या कर दिया। वह जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर ऐसा बोलने लगा, लेकिन गलती तो उससे हो चुकी थी। उसने अपने वफादार कुत्ते को खो दिया था। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का पछतावा था कि उसने बिना सोचे समझे अपने कुत्ते पर प्रहार किया। उसने कुत्ते के शव को यानी उसके मृतदेह को उसने अपनी गोदी में लिया और बहुत जोर जोर से रोया। लेकिन अब क्या? कहते हैं ना,
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नुकसान हो जाने के बाद, समय निकल जाने के बाद पछतावा करने से कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं है। अतः हमें बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, जिस प्रकार लाखा ने उठाया। उसने अगर इंतज़ार किया होता कुत्ते का अपने पास आकर, अगर उसने चिट्ठी देखी होती ध्यान से, गुस्से में लाठी से प्रहार नहीं किया होता, तो शायद उसका वफादार कुत्ता जिंदा होता। मगर अब कोई फ़ायदा नहीं था, उसका वफादार कुत्ता मर चुका था। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर तालाब के किनारे पर खड़ी है। मानो उस कुत्ते की वफादारी की कथा सारे संसार को सुना रही है। आज भी उस कुत्ते की समाधि राधनपुर तालाब के किनारे देखने को मिलती है। यह कहानी सचमुच हृदय को स्पर्श कर जाने वाली है कि किस प्रकार एक कुत्ते ने अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाई। एक जानवर होकर भी उस कुत्ते ने अपने मालिक के लिए अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है, और सिवाय पछताने के हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। तो है ना बड़ी सुंदर सी कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आया होगा। आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा भी होगा। बच्चों, कहानी सुनने में तो आपको बहुत मज़ा आया होगा और इसका बोध भी आप समझ गए। अब आगे हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा शब्द, संज्ञा के प्रकार इत्यादि। आप कक्षा 6 में संज्ञा शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। चलिए एक बार फिर से अच्छे से संज्ञा को समझ लेते हैं। संज्ञा, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, जो एक व्यक्ति का नाम है, किताब, जो एक वस्तु का नाम है, अहमदाबाद, जो कि एक स्थान का नाम है, गाय, एक प्राणी का नाम है, खुशी, भाव का नाम है। ये सारे नाम हमें जानकारी देते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के बारे में। तो इन सारे शब्दों को हम संज्ञा कह सकते हैं। संज्ञा के भेद। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं मुख्यतः, परंतु इसमें अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 2 भेद और सम्मिलित हो गए हैं, जो कि जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। ये भेद इस प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये 3 संज्ञा के मुख्य भेद हैं। इनमें 2 भेद और सम्मिलित हैं। देखिए, समूहवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा, जो जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं। चलिए सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या स्थान का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो कोई एक हो और विशेष हो, वे सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों में आते हैं। चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। नंदन बच्चों की प्रिय बाल पत्रिका है। यहाँ पर नंदन एक बाल पत्रिका है जो विशेषतः बच्चों के लिए प्रकाशित की जाती है, तो यह एक विशेष नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद देखिए, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय एक विशेष नाम है, दूसरा कोई हिमालय नाम हमें
नहीं दिखता, हिमालय एक ही है। तो हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद एक वेद है जो लिखित रूप में मौजूद है। ऋग्वेद एक विशेष पुस्तक है। लाल किला दिल्ली में है। दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है। उपहार पाकर मेघा खुशी से कूदने लगी। उपहार किसे मिला? मेघा को। मेघा एक विशेष व्यक्ति का नाम, एक लड़की का नाम है। तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो समझे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी भी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। चलिए अब जातिवाचक संज्ञा समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द यानी ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराए, एक ही प्रकार की संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। उदाहरण देखिए, बच्चे विद्यालय जाते हैं। इस पंक्ति में केवल बच्चे कहा गया है, अर्थात किसी एक विशेष बच्चे के बारे में नहीं कहा गया, नाम नहीं दिया गया, अपितु सभी बच्चों की बात यहाँ पर की गई है। तो बच्चे शब्द पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा शब्द है। आगे, रानी किताब पढ़ रही है। यहाँ किताब में पूरे समूह की बात की गई है, किसी एक किताब, एक विशेष किताब के बारे में नहीं कहा गया, कोई भी किताब हो सकती है। तो यहाँ पे सभी किताबों की बात की गई है, तो किताब भी जातिवाचक संज्ञा है। लड़का गेंद से खेल रहा है। गेंद, यह भी एक वस्तु का नाम है, लेकिन यह गेंद की पूरी जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पर गेंद कोई भी हो सकती है, बड़ी, छोटी, कोई भी गेंद, कोई विशेष नाम यहाँ पे नहीं दिया गया, इसीलिए गेंद जातिवाचक संज्ञा शब्द है। दुकानदार युवक को सामान दे रहा है। दुकानदार, यह भी एक जाति का नाम है, यानी ऐसे व्यक्ति जो दुकान में सामान देने का काम करते हैं, उन्हें हम दुकानदार कहते हैं। तो यह भी पूरी जाति का बोध करा रहा है यह शब्द, इसीलिए यह भी जातिवाचक संज्ञा है। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। सैनिक यानी ऐसे लोगों का समूह जो सरहद पर तैनात रहकर देश की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उन्हें हम सैनिक के नाम से जानते हैं। तो सैनिक भी एक पूरी जाति का नाम है, तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो समझ गए ना बच्चों, जातिवाचक संज्ञा यानी ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी पूरी जाति का बोध कराए, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। उम्मीद है इन उदाहरणों के माध्यम से आपको संज्ञा की परिभाषा एवं उसके प्रकार, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एवं जातिवाचक संज्ञा शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी बचे संज्ञा के प्रकारों का अध्ययन हम आगे आने वाले पाठ में विस्तार से करेंगे, क्योंकि इस इकाई में आपकी भाषा सज्जता में सिर्फ ये 2 प्रकार दिए गए हैं जिसका आपको अच्छे से अभ्यास करना है, क्योंकि इस पर आधारित वर्कशीट में कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे और उनके उत्तर स्वयं लिखेंगे। आशा करती हूँ इस कहानी को चित्रों के माध्यम से समझने में आपको बहुत मज़ा आया होगा। बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।